हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड ज्वाइनिंग अस। आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स आपके सीएसएस 2027 की प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स, हमने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी डिबेटेड टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा सेशन है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस भी ले सकते हैं और साथ में अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा डियर एस्पिरेंट्स, हमने सीएसएस 2027 के लिए स्पेशली एसए के पेपर के लिए हमने ऑलरेडी अपना एवेल्युएशन सेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, एक चीज मैं क्लियर कर दूं इस एवेल्युएशन सेशन के अंदर कि अगर आप वाकई सीरियस है और इंग्लिश एसए के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, तो मैं ओपनली चैलेंज दे रहा हूं कि आपको डेली बेसिस के ऊपर फुल फ्लज एसए लिखने के लिए एक टॉपिक दिया जाएगा और आपने एसए भी फुल फ्लज डेली बेसिस के ऊपर लिखना है और उसकी एवेल्युएशन और फीडबैक डेली बेसिस के ऊपर आपको जो है मिलेगी। साथ में आपकी क्लासेस भी होंगी ग्रामर के रिलेटेड और इंग्लिश एसए के स्ट्रक्चर के रिलेटेड। तो इस एवेल्युएशन सेशन को लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे सीएसएस 2027 को ओनली 6 मंथ रह चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। और अब हम बात करते हैं अपने लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लेकर, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के पेपर के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जो हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी जो है डिस्कस करते हैं। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे बेसिकली क्या कहता है कि मोस्ट पीपल आर टू मच ऑक्युपाइड विद देमसेल्व्स टू बी मैलिशियस। बात की जा रही है कि आज के दौर में अगर देखा जाए ना, लोग जो है ना अपने डेली बेसिस के ऊपर काम काज के अंदर इतना मसरूफ हो चुके हैं, वो किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते। वजह क्या है कि जो लोग फ्री हैं, जो मसरूफ नहीं हैं, वही आपको साजिशें करते हुए नजर आएंगे, वही दूसरों के बारे में बुरा सोचते हुए या बुरी बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो लोग कमिटेड हैं, जो फोकस्ड हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे दुनिया जो मर्जी उनके बारे में बातें करती रहे, लेकिन वो अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। और यकीन माने ऐसे ही लोग जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करते हैं। अब देखें, हमारे एस्पिरेंट्स हैं, फैमिली प्रेशर्स आपके ऊपर होगा, स्पेशली अगर देखा जाए गर्ल्स को। ठीक है, और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो फोकस्ड अगर रहती हैं और अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हैं और इग्नोर और अवॉइड ये दोनों चीजें अगर करती हैं, तो वो इजीली अपने कंपेटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकती हैं। ठीक है, बस इग्नोर एंड अवॉइड आपने करना है। ठीक है, तो बात यहां पर यही की जा रही है कि अगर आप अपने आप को इतना बिजी कर लेंगे कि लोगों के बारे में बात करने के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे, दुनिया जो मर्जी करे, लेकिन आपने फोकस्ड रहना है। अपने टारगेट्स जो आपने बनाए हैं, जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं, उनको हासिल करना है, तो आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, तो डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक्स रहने वाले हैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिबेट कर चुके हैं, एनालिसिस कर चुके हैं। लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए डियर एस्पिरेंट्स, आपका टॉपिक एक ही रहता है, मुद्दा आपका एक ही होता है, लेकिन उसका एनालिसिस जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है, वो एनालिसिस आपको लेना चाहिए। ठीक है, देखिए आज जो हमारे पास 4 टॉपिक्स रहने वाले,
एक पॉपुलेशन को लेकर है, क्योंकि आज 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। जब से कह लें कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और उस रिपोर्ट का नाम क्या था, बेसिकली स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है। तब से लेकर जो है वो कह लें कि पूरे मुल्क के अंदर एक हमें डिबेट देखने को मिल रही है एनएफसी अवार्ड को लेकर, फिजिकल फेडरलिज्म की बात की जाती है। ठीक है। तो आप यूं समझ लें कि जो हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन इसका एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि फिजिकल फेडरलिज्म के ऊपर हम ऑलरेडी अपने टॉपिक्स जो है वो इन डेप्थ कवर कर चुके हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक रहेगा इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी जो है वो डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर कर चुके हैं। आपको भी पता है कि हमने यहां पर पाकिस्तान के जो कह के जहां पर जाना चाहिए, अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए, तो हमने एटलीस्ट जो है 4 इंटरनेशनल फोरम्स की बात की थी। ठीक है। जहां पर आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की हमने बात की, क्रिमिनल कोर्ट की हमने बात की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हमने बात की थी, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने की हमने बात की थी। ठीक है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हमें एक डिफरेंट एंगल से जो है वो एनालिसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर आपने पहले से चीजों को नोट किया हुआ तो आप चीजें चाहे आप नोट ना करें, लेकिन एक बार एक्सप्लेनेशन लाजमी ले लें, एनालिसिस ले लें, ताकि आपके चीजें जो है वो कानों से गुजर जाए। बाकी आप रीडिंग तो कर ही रहे। ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल 12, आर्टिकल 11 एंड आर्टिकल 9 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर डिबेट करेंगे। बेसिकली इंडिया के पास वो कौन से स्टांस है या किन वजूहात की बेस के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस रखा गया या इसको सस्पेंड किया गया, और वो वैलिड भी नहीं है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसने फैसला दिया कि ये वैलिड भी नहीं है। ठीक है। एक चीज ये भी है। लास्ट टॉपिक रहेगा, आपको पता है कि यूएसए इजराइल और अगर देखा जाए ईरान के दरमियान में वॉर देखने को मिली। पाकिस्तान ने यहां पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाया, इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया गया, लेकिन अब उसको दोबारा वायलेट किया जा रहा है, और ट्रंप की तरफ से यह चीज कही जा रही है कि भाई सीज फायर इज ओवर। लेकिन ट्रायल लेटरल एफर्ट्स हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की एक बार फिर मैदान में, और ये तीनों कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा जो है इनको टेबल के ऊपर लाया जाए, और जो 60 डे का टाइम मिला है आगे परमानेंट सीज फायर का, उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए। तो 4 टॉपिक्स है, 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक आज हमने काफी दिन के बाद यहां पर ऐड किया है, जो मैं बात कर रहा था बेसिकली इस्लामाबाद मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग की जो बात कर रहा था, इसके अंदर अभी हमें यह डेवलपमेंट देखने को मिले कि दोबारा स्ट्राइक्स यहां पर स्टार्ट होगी, और इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर। अभी 2 दिन ही हुए हैं कि स्ट्राइक्स स्टार्ट हुई हैं, और पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम यहां पर प्राइसेस है वो बढ़ चुकी है। 13 रुपए आपका पेट्रोल यहां पर इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। तो पूरा नेगेटिव इंपैक्ट रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान को एज ए डिप्लोमेटिक, पीस मेकर, फैसिलिटेटर, ब्रोकर रोल प्ले करना पड़ेगा। ये इस चीज की मजबूरी है, सीधी सी बात है भाई। ठीक है। तो अब देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई आज मनाया जा रहा है। अनलॉकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है बेसिकली कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो है इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। हालांकि पॉपुलेशन के रिलेटेड जो है वो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता। फॉर एग्जांपल ऐसा का पेपर उठाकर देखें 2026 वाला, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स आपको देखने को मिला कि फायदा उठाया जा सकता है। फायदा तभी उठाया जा सकता है जब ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर बेसिकली बात की जा रही है फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म इट डजंट मीन कि एनएफसी वगैरह की बात होगी। बात यहां पर एनएफसी भी की भी बात थोड़ी सी हम जो है करेंगे, इसको भी थोड़ा टच देंगे। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि यहां पर जो नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल बनाई गई है उसका जो है वो क्या काम होना चाहिए, उसको किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस जो है अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। पॉपुलेशन को यहां पर काम करना पड़ेगा, इसकी बात की जा रही है। पॉपुलेशन पॉलिसी को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, यह भी एक डिबेट है। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल देखें कि किस तरह जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल हासिल किया। एक और चीज भी है, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है
फंड दिया जाना चाहिए प्रोविंसेस को। जो ज़्यादा परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, शराह मवाद को कम किया जाना चाहिए, जो विमेंस है उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन प्लानिंग जो कह लें कि मनसूबा बंदी है उसको भी जो है आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उस पॉलिसी को भी आगे जो है वो कह लें कि प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब ये जितने भी प्रोविंसेस हैं वो ज़्यादा अपना रोल प्ले करेंगे तो उनको उस हिसाब से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है, ये बात की जा रही है। सेकंड टॉपिक है ग्रोथ एंड गवर्नमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है, लेकिन ये चीज मैंने पहले क्लियर की कि वर्ल्ड बैंक ने जब से रिपोर्ट पब्लिश की है स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, तब से लेकर जो है मुल्क के अंदर एक ही डिबेट है कि भाई फिजिकल फेडरलिज्म जो है वो क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा है, फिजिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा था ये चीजें आप नोट करें या ना करें, लेकिन एनालिसिस लाजमी लें, इसका एक्सप्लेनेशन जो है अपने लाजमी लेने, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई जो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर जो आपके सेंटर है वो प्रोविंसेस को यहाँ पर रिसोर्सेस अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब ये बात जो है वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि 80% जो है यहाँ पर प्रोविंसेस के अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ चुके हैं, तो उसको काम करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या कही जा रही है, इन्वेस्टमेंट की। और दूसरा पता है क्या की जा रही है बात, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जो प्रोविंसेस को रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेवोल्यूशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल फेडरलिज्म, एनएफसी अवार्ड एंड द केस फॉर प्रोविंशियल जीडीपी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा अबेंस विदाउट प्रूफ, जो सस्पेंड किया गया है, कोई भी इंडिया के पास प्रूफ नहीं है कि उसने किन वजूहात की बेस के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। गॉट इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि जो इंडिया की तरफ से वजूहात कही जा रही हैं, बेसिकली वो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंक्लूड ही नहीं है। अब इसके अंदर जो फोकस्ड एरिया हमारे रहेंगे वो है आपका आर्टिकल 12, आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 11, ये तीनों रहेंगे, ठीक है, आगे पीछे हो गए लेकिन ये तीनों हमारे पास रहेंगे। इनके ऊपर हम डिबेट करने वाले कि इनके अंदर जो इंडिया ने वजूहात यहां पर बताई हैं, क्या वो वजूहात इसके अंदर शामिल हैं, इस चीज के ऊपर डिबेट करेंगे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए मेडिएटर कॉल फॉर पैरेलल एंड री एस्केलेशन एंड मिडल ईस्ट की बात की जा रही है। एक बार फिर यूएसए और ईरान के दरमियान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो है वो कह ले के एक बार फिर स्ट्राइक्स स्टार्ट हो चुके हैं। ट्राइलैटरल एफर्ट्स हमें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान, कतर, यहां पर कह ले के इजिप्ट, ये तीनों अपना रोल पर है। फ्रेजिलिटी ऑफ इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिल रही है और ट्रंप की तरफ से यह कहा गया सीज फायर इज ओवर, ठीक है, ये चीज गई। सिमेट्रिक एस्केलेशन है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द लिमिट्स ऑफ द ट्राइलैटरल मीडिएशन, ठीक है। तो ट्राइलैटरल मीडिएशन की बात की जा रही है, जैसा कि मैंने अभी बताया, पाकिस्तान, कतर एंड इजिप्ट की बात की जाए तो ये 4 टॉपिक है, मुद्दा एक ही है, टॉपिक एक ही है, लेकिन आपका एनालिसिस डिफरेंट है। बस ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। आप एनालिसिस लाजमी लेके इसके अंदर बेसिकली क्या डेवलपमेंट्स जो है वो हुई हैं और किस तरह जो है इनको आगे फर्दर रिलेट किया गया है मेन टॉपिक के साथ। लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर वोकैब रहेगी। आपको पता है कि डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम इधर डिस्कस करते हैं और वर्ड्स की जो तादाद है वो कितनी है, 10 है, और 10 के साथ 2 आपके सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स, ऑलमोस्ट आपके 50 वर्ड्स बनते हैं। तो 50 वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं और डेली बेसिस को अपनी वोकैब प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए भी काम आएगी और आपकी राइटिंग स्किल के अंदर भी आपके काम आएगी। वोकैब की आप वेरिएशन लाजमी लेकर आया करें, ठीक है। अब हम सबसे पहले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, अनलॉकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। बात की जा रही है पॉपुलेशन को लेकर। आपको पता है कि आज 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है, ठीक है। टॉपिक बेसिकली क्या है, द डेमोग्राफिक इंपेरेटिव फिजिकल फेडरलिज्म, और उसके बाद रहेगा परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग एट द नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल ब्लूप्रिंट्स। खाके की बात की जा रही कि नेशनल जो पॉपुलेशन काउंसिल है या एनपीसी है वो क्या अपना रोल प्ले कर सकती है और उसको क्या करना चाहिए, फोकस्ड एरिया क्या होने चाहिए, ये चीज बेसिकली बताई जा रही है। प्रोविंसेस क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चरल शिफ्ट की अगर बात की जाए, हाई लेवल स्टेट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मैंडेट, एनपीसी, यहां पर एनपीसी को यहां पर एस्टैब्लिश किया गया है।
मार्किंग अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो मेजर हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन, आज 11 जुलाई है, ठीक है। अब अगर देखा जाए प्रीमियर सुप्रा बॉडी लेड डायरेक्टली बाय प्राइम मिनिस्टर है, इसके अंदर हाई लेवल काउंसिल स्ट्रक्चरली इंक्लूड्स क्या है, यहाँ पर CDF साहब है, ठीक है। 4 हमारे प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद पेयर्स एंड डोमेस्टिक ट्रेजेक्टरी की अगर बात की जाए, देखें पेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर बांग्लादेश है, इंडिया, इंडोनेशिया एंड नेपाल। इन्होंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर फर्टेलिटी जो है यहाँ पर स्टेबलाइजेशन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया और उसको इंप्लीमेंट किया और पॉपुलेशन ग्रोथ को कम किया गया, ठीक है। शराय पैदाइश को कम किया गया, ठीक है। यह चीज बेसिकली कही जा रही। तो पाकिस्तान को भी यही करना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉपर। देखें हो क्या रहा है कि पॉलिसीज पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती हैं और बनाई भी जा रही हैं। मसला कहां पर आ रहा है, मसला आ रहा है इंप्लीमेंटेशन पे। तो इंप्लीमेंटेशन जो है पॉलिसीज की नहीं हो पा रही, पॉपुलेशन पॉलिसी की, ठीक है। तो ये चीज भी है। आज भी अगर देखा जाए पॉपुलेशन ह्यूमन डेवलपमेंट अगर देखे जाए पाकिस्तान के अंदर तो डे बाय डे नीचे गिरती जा रही है, ठीक है। रैंक चेक करें ह्यूमन डेवलपमेंट का रैंक कितने पे आ रहा है, आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कि अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक क्या चल रहा है पाकिस्तान का, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर हमारे पास जो पॉइंट रहेगा क्वांटिफाइंग द राइट सर्विस, जो डिलीवरी होनी चाहिए सर्विस डिलीवरी, वो देखने को नहीं मिलती, ठीक है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात की जा रही। देखें अब हो क्या रहा है कि प्रेगनेंसी डिस्कनेक्ट की बात की जाए तो डाटा कंपाइल किया गया है यहाँ पर पॉपुलेशन काउंसिल की तरफ से, ठीक है। तो गिटमाखर जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर 12 मिलियन जो है एनुअल हमें प्रेगनेंसीज देखने को मिलती है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो हाफ अगर देखा जाए अनप्लान्ड जो है यहाँ पर हमें प्रेगनेंसीज या देखने को मिलती हैं जिनको बिल्कुल मनसूबाबंदी नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए 3 मिलियन जो है यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है, 30 लाख ऐसे भी है जो यहाँ पर जो है वो अबॉर्शन करवा रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए मिलियंस ऑफ द अनप्लान्ड बर्थ, अगर देखा जाए तो बाकी हमें जो मिलियन की तादाद देखने को मिले, लाखों की तादाद, वो बिल्कुल जो है वो मनसूबाबंदी के तहत नहीं है। अब ये काम हमें देखने को मिल रहा है बैकवर्ड एरियाज में जहां पर एजुकेशन की कमी है, प्रॉपर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, वहां पर कह ले के अवेयरनेस नहीं है। आप पॉपुलेशन पॉलिसीज लाख बनाते जाएं, अगर आप उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं दे रहे तो उस पॉलिसी का बनाने का क्या फायदा। ये वही डेमोक्रेसी वाला हाल है कि भाई डेमोक्रेटिक जो है वो रूल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस किसी को भी नहीं है। तो डेमोक्रेसी इन्फोर्स करने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन कैसे देनी चाहिए पता होना चाहिए। इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे, जस्ट एक हमने एक एग्जाम्पल ली है इसको कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए आउट ऑफ स्कूल इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो डिजिटल सेंसस 2023 अगर बात की 2023 की 25 यहां पर अगर देखा जाए तो मिलियन जो है आउट ऑफ स्कूल है बच्चे आपके। अब कहीं कहीं पर हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, मलिया लोधी ने कितना कहा था 23 मिलियन, उससे पहले क्या चल रहा था 22.5 मिलियन, फिर हमें 26 मिलियन भी देखने को मिला। तो डिजिटल सेंसस की अगर बात की जाए तो अभी भी इसके अंदर हमें जो वो फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं, 25.5 मिलियन हमें जो है वो बच्चे देखने को मिल सकते हैं जो आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है। तो ये चीज, तो फैक्ट्स जो भी आपने डालने हैं बी केयर और फॉलो कर, ठीक है। एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट्स फिजिकल स्टुवर्डशिप एंड इंसेंटिव्स की बात की जा रही है। देखें बात की जा रही है परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेबलाइजेशन फंड की, और होना भी ऐसे चाहिए। अब इसके अंदर प्रोविंसेस कार क्या क्या सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो भाई जो परफॉर्मेंस यहां पर दिखाएगा उसी को पेमेंट देनी चाहिए, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। परफॉर्मेंस क्या है, वेरीफाइबल डाटा क्या, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो शराय मवाद को काम करना पड़ेगा, शराय पैदाइश को भी जो है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों चीजें। उसके बाद अगर देखा जाए स्केलिंग डाउन, स्केल डाउन करना पड़ेगा, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज को काम करना पड़ेगा भाई मनसूबाबंदी के बगैर जो। उसके बाद फीमेल की जो प्राइमरी एजुकेशन है इनकी इनरोलमेंट बढ़ानी पड़ेगी, प्राइमरी एजुकेशन इनरोलमेंट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। टारगेट वेलफेयर इंटीग्रेशन ऊपर फोकस, ज्यादा देखा जाए तो जो पुअरेस्ट फैमिलीज हैं
उनको जो है करना चाहिए, फ्री उनको एजुकेशन देनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज देनी चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि अनलॉकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह हो सकती है, इनको जो है यहाँ पर एजुकेशन फ्री देनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेन स्ट्रीमिंग एंड मल्टी स्टेक होल्डर्स मैंडेट की बात कही जा रही है, ठीक है। देखें अब अगर देखा जाए तो राइट बेस्ड अप्रोच की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो राइट बेस्ड अप्रोच क्या हो सकती है, यहां पर एनपीसी को क्या करना चाहिए भाई। देखें अब मसला अवाम की सोच का नहीं है, यहां पर कहा जा रहा है मसला यहां पर आ रहा है जो है वो कह लें कि गवर्नमेंट की कमजोरी का, जो स्ट्रक्चर ढांचा है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रही है, कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मसला आ रहा है, ठीक है। अब अगर देखा जाए पॉपुलेशन मैनेजमेंट एज ए अगर देखा जाए कोर कंपोनेंट गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस भाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही जो है वो पॉपुलेशन मैनेजमेंट हो सकती है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मस्ट ब्रिज द गैप बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में जो गैप है उसको भी कम किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए क्रॉस इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन अनलॉकिंग कंप्रिहेंसिव डेमोग्राफिक चेंज डिमांड्स एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम ऑल स्टेट पिलर्स, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस का सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या हो सकता है भाई, तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर वुमेन्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर करवाना चाहिए, इंस्टीट्यूटिंग डेडिकेटेड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कोटास फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए द जुडिशरी है रिगरसली अगर देखा जाए इन्फोर्सिंग फैमिली लॉज है, प्रोटेक्टिंग वुमेन्स एसेट ओनरशिप है, उसके बाद स्ट्रिक्टली पनिशिंग मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर को यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्ट ये पनिश करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। मीडिया और प्राइवेट सेक्टर का भी अपना रोल होना चाहिए, इनको अवेयरनेस देनी चाहिए। तो ये बेसिकली है यहाँ पर था अनलॉकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरह बेसिकली अनलॉक किया जा सकता है। तो ये स्टेप्स लेना पड़ेंगे, देन ही जो है यहाँ पर कह ले के सोशल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करवाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपने इस टॉपिक का जो है यहाँ पर एनालिसिस को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं डेवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ एंड गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। अब मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि फिजिकल फेडरलिज्म को लेकर हम पहले भी टॉपिक्स के ऊपर डिबेट कर चुके हैं। आप जस्ट जो है वो कल के एनालिसिस लेंगे, जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो डेली बेसिस के ऊपर हमारा लेक्चर ले रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, वो जस्ट इसका जो है वो एनालिसिस सुन ले, बाकी नोट्स मेकिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं, कुछ आपके लिए न्यू पॉइंट है तो वो आप लाजमी ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाकी ऐड करने की जरूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो देखा जाए तो डेवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्टिविटी द फिजिकल फेडरलिज्म एनएफसी अवार्ड एंड केस फॉर प्रोविंशियल जीडीपी मैट्रिक्स की बात की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फ्लॉज एंड कंटेम्परेरी नेशनल माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर क्या फ्लॉज हमें देखने को मिल रहे हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखें सबसे पहले देखा जाए बजट ग्रोथ फैलेसी बात की जा रही है कि यहां पर सबसे बड़ी गलतफहमी जो है, ठीक है, क्या है कि बजट जो है यहां पर ग्रोथ लेकर आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएगा। भाई उसकी वो एक कहला है कि आपकी एनुअल फिजिकल स्टेटमेंट है जिसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को डील किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किस तरह लाई जा सकते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। एनएफसी अवार्ड के अंदर जो है हमें यहां पर जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले अगर देखा जाए जितना भी प्रोविंसेस को शेयर दिया जा रहा था चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो अब चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीधी सी बात है। यही बात बेसिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया कि जो एनएफसी अवार्ड एक अच्छा है, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन इससे अच्छी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको राइट में, लेकिन इसकी जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन और यार आगे जो डेवोल्यूशन फेलियर हमें देखने को मिल रहा है सबसे बड़ा, ठीक है, कि आगे जो फर्दर जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं की जा रही है लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, लोकल बॉडीज की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली एक आपकी सिंगल एनुअल फिजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसके साथ तो हम इसको रिलेट नहीं कर सकते, एक चीज तो ये। दूसरा ग्लोबल इंटीग्रेशन रियलिटी की अगर बात की जाए, देखें आज जो है पाकिस्तान के इंटरनल अगर देखा जाए ना स्टेट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान डोमेस्टिक लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अब हमें कह लें कि यहां पर इंटरनेशनली जो है वो कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनली हमारा जो है कनेक्शन देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान को उस हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये भी करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर देखा जाए प्राइवेट एंड कैपिटल डिप्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्टर्स को लेकर आना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सरमाया भी लगाना पड़ेगा, सारी चीजें हैं,
ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमीज है पूरी दुनिया की, जो हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो ग्लोबल विलेज के अंदर हर स्टेट दूसरी स्टेट के साथ कनेक्ट है। एक स्टेट की जो इकोनॉमी की जो डिपेंडेंसी है वो हमें दूसरे के ऊपर देखने को मिलती है। देखिए चाइना अगर आज दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्शन ना भेजता, ठीक है, आज अगर वो ना भेजता, क्या वो यहां पर जो ग्लोबल पावर की रेस में आ सकता था? नहीं आ सकता था। तो उसकी जो इकोनॉमी है यहां पर किसके साथ कनेक्टेड है? बेसिकली पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर, पूरे स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये डिपेंडेंसी एक स्टेट की दूसरे स्टेट्स के ऊपर देखने को, ग्लोबलाइजेशन क्या था? बेसिकली इंटरडिपेंडेंस था। तो इंटरडिपेंडेंसी हमें देखने को मिले, स्टेट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। आज ईरान के पास सबसे ज्यादा ऑयल है, पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन यहां पर क्या रहा है? अभी पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, तो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आज पाकिस्तान जो है सुलह करवाता फिर रहा है, एज ए पीस मेकर, एज ए मेडिएटर, एज ए फैसिलिटेटर या एज ए ब्रोकर, ठीक है। तो यह चीज बेसिकली देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं पर जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी देखने को मिलती है कुछ मामलों के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को भी सामने रखना पड़ेगा। ड्राइवर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी, ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं मॉडर्न जो हमें इकोनॉमिक थ्योरी की जो बात की जाए? सबसे पहले अगर देखा जाए इनेबलिंग यहां पर एनवायरमेंट मैट्रिक्स, एक तो यह चीज है कि पहले सबसे पहले माहौल बनाना पड़ता है, यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर जिस कंट्री के अंदर भी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है, आज सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी सबसे ज्यादा उधर ही देखने को मिलती है। उठाकर देखें स्कैंडिनेवियन जितने भी आपके कंट्री हैं, उठाकर देखें, डेनमार्क है, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, जितने भी कंट्रीज उठाकर देखें, फिनलैंड है, तो भाई सबसे आगे क्यों? ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है इनोवेशन पाइपलाइन, तो इनोवेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी। ईरान अगर पाकिस्तान से आज आगे तो कहेंगे कुछ मामलात में देखा जाए तो ईरान जो स्टैंड कर रहा है स्ट्रक्चरली, सिर्फ किस वजह से कर रहा है? टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ से की बुनियाद पर कर रहा है, क्योंकि स्टेम एजुकेशन उधर ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इनोवेशंस डेली बेसिस के ऊपर इनोवेशंस हमें देखने को मिलती हैं ईरान के अंदर, ठीक है। तो इनोवेशन पाइपलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेशंस का होना पाकिस्तान के अंदर, और वो तब भी पॉसिबल है जब एजुकेशन होगी, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है भाई उनको भी सेफ करना पड़ेगा, ये भी एक हल है। उसके बाद फिजिकल एंकर्स है भाई, ये भी एक चीज है सेफगार्ड, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाय लो इन्फ्लेशन को कम करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सचेंज रेट है, उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है, तो यहाँ पर जो है वो कह के मॉनेटरी पॉलिसीज को भी जो है वो सही से बनाना पड़ेगा, उनके अंदर भी रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास मॉडर्न इरा के अंदर किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सकती है। उसके बाद है डेवोल्यूशन पैराडॉक्स, जो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी यही बात करता है, जो पाकिस्तान के अगर देखा जाए जो स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, तो अगर देखा जाए तो ये जो हमें यहाँ पर रिपोर्ट देखने उसके अंदर भी बोला गया भाई डेवोल्यूशन सबसे मसला आ रहा है डेवोल्यूशन फेलियर का, कि यहाँ पर सेंटर तो प्रोविंसेस को जो है वो आगे ट्रांसफर कर रहे रिसोर्सेज, लेकिन प्रोविंसेस लोकल गवर्नमेंट के ऊपर रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं कर रहे। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह रहा। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगी जब आपका मार्जिनलाइज्ड और जो कह लें कि यहाँ पर बैकवर्ड एरियाज को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा इशू है प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन ओवर ग्रोथ की अगर बात की जाए, देखें अब प्रोविंसेस को क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है फिजिकल डेफिसिट का सामना कर रही है, प्रोविंसेस की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। क्या है कि अंडर पाकिस्तान करंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क द फंक्शनल इंजन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, क्या ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो इतना यहाँ पर रिसोर्सेज ट्रांसफर किए जा रहे हैं प्रोविंसेस के, भाई वो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? बताएं आप। प्रोविंसेस को जो इतना दिया जा रहा है, जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट करे भाई 80% जो है प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं, तो भाई आगे जो है गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए जो है एक्सपेंडिचर्स को कम करे और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करे, यह इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए रीजनल लॉ एंड ऑर्डर है,
कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, लोकलाइज बिजनेस एनवायरमेंट्स होने चाहिए, रेस्ट एंटायरली विद प्रोविंसेस। फेडरल मैंडेट क्या होना चाहिए भाई? फेडरल मैंडेट का मतलब आता है इन्फ्लेशन को काम करे, करेंसी के मामला को डील करे, पब्लिक डेट हमें देखने को मिल रहा है, ये सारे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रोल इज नैरो, इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ओवरआर्चिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को काम करना है, मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ जो है वो डील करना है, ठीक है, करेंसी के मामला है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोविंशियल की गवर्नमेंट की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको चाहिए जो रिसोर्सेज मिले हैं उनको ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करे और सही रास्तों के ऊपर लगवाए, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स को काम करना पड़ेगा। एनएफसी अगर देखा जाए सब ऑप्टिमैलिटी की अगर बात की जाए तो द अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम जो हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर लो यील्ड रिसोर्सेज एलोकेशन, ठीक है, देखें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनएफसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मसला क्या रहा है, एनएफसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाता है, सेंटर की तरफ से प्रोविंसेस को क्या किया जाता है, आगे रिसोर्सेज ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जब रिसोर्सेज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो यहाँ पर प्रोविंसेस क्या कर रही हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कि भाई सारा 80% इन्वेस्ट जो है वो कह लें कि एक्सपेंडिचर्स हमें देखने को मिलते हैं, सैलरीज है, पेंशन है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर अगर खर्च किया भी जा रहा है, हेल्थ के ऊपर अगर खर्च किया भी जा रहा है तो उसकी जो नताइज होने चाहिए, हासिल होने चाहिए, वो नजर नहीं आते, ठीक है। एक चीज ये भी है। तो अगर देखा जाए डिस्पाइट रिसीविंग इमेंस रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एनएफसी, अगर देखा जाए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीनली डाइवर्ट पब्लिक कैपिटल इनटू शॉर्ट टर्म लो यील्डिंग पॉपुलिस्ट स्कीम्स है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री स्कूटर्स है। तो यहां पर छोटी छोटी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से चला दी जाती है, ठीक है। कभी स्कूटर फ्री दिए जा रहे हैं, कभी छोटी मोटी गाड़ी दे दी, कभी मशीनें दे दी, कोई प्लॉट के मामलात हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे जो है यहाँ पर जो वो कह ले कि गवर्नमेंट जो क्या करती है, पब्लिक को इंसेंटिव, कोई बड़े लेवल के ऊपर अगर कोई ह्यूमन डेवलपमेंट के कोई इन्वेस्ट की जानी चाहिए वो नजर नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज भी है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड आईएमएफ ओवरसाइट की बात की जाए, गैप की, देखें अब जो बजट बनाया गया किसकी कंडीशन के ऊपर बनाया गया, आपके जो वो कह ले कि किसकी कंडीशन के ऊपर, आईएमएफ की कंडीशन के ऊपर। लेकिन अब कैश सरप्लस की जब बात आती है कि भाई प्रोविंसेस क्या करेंगे, कैश सरप्लस वापस देंगे किसको, बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट को देंगे, सेंटर को देंगे, तो पीछे कितना परसेंट बनता है, ऑलमोस्ट 40% बचेगा यहाँ पर गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो एक चीज ये भी है। तो वाइल फेडरल स्पेंडिंग, इसके ऊपर आईएमएफ गौर ही नहीं करता भाई, इस चीज के ऊपर ये भी है ना, उल्टा बोलता है टैक्स बढ़ाओ, यही एक ही चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वाइल फेडरल स्पेंडिंग प्लान फेस इंटेंस पब्लिक एंड मीडिया डिबेट, ठीक है। अब फेडरल जो यहाँ पर खर्च कर रहा है सेंटर, तो भाई वो मीडिया की नजर में है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो कोई डिबेट देखने को नहीं मिल रही। प्रोविंशियल बजट्स लार्जली एस्केप स्ट्रक्चरल ओवरसाइट, ठीक है। उसके बाद इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी जो लिमिट्स इट्स फोकस टू डिमांडिंग प्रोविंशियल कैश सरप्लस, इग्नोरिंग प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ इंपैक्ट ऑफ द प्रोविंशियल एलोकेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कहां पर गौर फिक्र करेगा कि बजट कहां पर लगाया गया, कहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, कोई आगे अच्छी जगह पर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर्स को काम करना चाहिए। 100 मामला आता है जिनके ऊपर डिस्कशन हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। आज आकर अभी भी बात हो रही है कि फिजिकल डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है फेडरल को, तो फेडरल यहां पर डील करेगी भी हरा मामला। भाई प्रोविंसेस को दिया गया, भाई दोनों को मिल बैठकर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, एक का काम नहीं है, ठीक है। प्रोविंसेस की बात कर ले या फेडरल की बात करें, हमें एक दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराना बल्कि एक पेज के ऊपर लेकर आना है, ताकि आगे स्टैटिस्टिकल अगर देखा जाए ब्लाइंड स्पॉट पाकिस्तान कंप्लीटली लैक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड प्रोविंशियल जीडीपी इनकम अकाउंट्स, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम है बिकॉज प्रोविंशियल इकोनॉमिक आउटपुट नेवर सिस्टमेटिकली मेजर्ड, कभी मेजर्ड भी नहीं की गई, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है भाई, कहाँ लगाया जा रहा है पैसा, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, मजे किए जा रहे हैं, आज आके थोड़ी बहुत कोई स्कीम चला दी, दे दिया, तो नहीं तो अदरवाइज बैकवर्ड एरिया में देखा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बड़े बड़े सिटीज के अंदर बनाया जा रहा है भाई। मसला तो यहाँ पर कह ले कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का ना, यहाँ पर बैकवर्ड एरिया, ठीक है, अर्बनाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग है, सारी चीजें हैं, लेकिन बैकवर्ड एरियाज को भी तो अपलिफ्ट करें। पॉपुलेशन की बात करेंगे हम, काम करें भाई, किस तरह होगी, वहां पर एजुकेशन की अवेयरनेस होगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग होगी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, दैनिक ग्रोथ होगी ना, अदरवाइज कहां पर होगी, ठीक है। तो यह चीज भी है। प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, देख लें अकाउंटेबिलिटी भाई किस तरह वो अपने आप को सामने लेकर आएंगे, अकाउंटेबिलिटी। आज आके आईएमएफ ने बोला कि भाई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया जाना चाहिए,
तो वो एग्रीगेट इनकम टैक्स 2025 और 26 फिजिकल ईयर में देखने को मिला, 2027 के अंदर वो भी कम कर दिया गया, 26 और 27 में कम कर दिया गया। भाई हम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? सारे फ्यूडल बैठे हुए, गवर्नमेंट के अंदर कौन बैठा? जिम्मेदार बैठे, तो वो कहाँ चाहेंगे कि भाई जो है हम यहाँ पर कलेक्ट के टैक्स देंगे, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को कम किया गया, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास है ऑपरेशनलाइजिंग ड्यूअल ओवर ग्रोथ की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंटर प्रोविंशियल ग्रोथ कंपटीशन। भाई दोनों में एक ही बात की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर एक तो प्रोविंसेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो कह ले के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कह ले के इन्फ्लेशन के ऊपर किसको काम करना चाहिए? सेंटर को करना चाहिए। प्रोविंसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई जितना इनको दिया जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करें, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, ठीक है, ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड से फायदा उठाया जा सके, ठीक है, ये बात की जाए। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना तो प्रोविंसेस से पूछ सकते हैं सेंटर से आपने कहां पर पैसा लगाया, ना सेंटर पूछ सकते हैं प्रोविंसेस से भाई आपने कहां पर लगाया। अब मसला कहां पर आया? हर प्रोविंसेस के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट रन कर रही है, तो कौन पूछेगा? सेंटर के अंदर एक गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो दूसरी से कैसे पूछेगी? केपीके के अंदर देख ले, वो पूछ सकती है कहां पर लगाया, वो कहेंगे हम आपसे पूछ रहे हैं आप कहां पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यही बहस हमें देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात यह है कि भाई इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डायलॉग्स, एंगेजमेंट, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली कही जा रही है। हाँ, तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं एज ए सजेशन। अब बात करते हैं यहां पर ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ हाइड्रोपॉलिटिक्स, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जा रही। अब इसके अंदर जो है हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तो इंडिया ने कौन से कह ले के वजूहात की बेस के ऊपर अभी तक जो वो कह ले के इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड रखा हुआ है। आर्टिकल 12, 11 और 9 इसको भी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो है इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड हम पहले भी एक डिटेल डिस्कशन कर चुके, एक नहीं हमने कई की है, ठीक है। उसके अंदर हमने ये भी बात की थी कि सजेशन में एज ए पॉलिसी मेजर में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, डिप्लोमेसी के ऊपर हमने बात की थी, इंटरनेशनल जो फॉरम्स है उनके ऊपर पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए लॉफेयर, कानूनी जंग लड़नी चाहिए पाकिस्तान को। तो ये सारी चीज़ें जो वो कह लें कि ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारी डिस्कशन रहने वाली है वो सिर्फ स्पेशली इंडिया ने बेसिकली कौन सी वजूहात के ऊपर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड रखा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए द ड्यूअल ग्राउंड्स ऑफ द लीगल एंड प्रोसीजरल फेलियर, ठीक है। अब इस चीज को देखेंगे कि दोनों ग्राउंड कौन से। सबसे पहले अगर देखा जाए स्टेटस अननाउन टू इंटरनेशनल लॉ, तो भाई सबसे पहले अगर देखा जाए जो इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड किया गया यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए, वो तो लॉ ऑफ ट्रीटी के भी अगेंस्ट है, जो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। जो इंडस वाटर ट्रीटी के उसके तो अगेंस्ट है ही है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ उसके भी अगेंस्ट है, ठीक है। तो लीगल कानूनी फिक्शन का मतलब होता है झूठ की बुनियाद के ऊपर। तो यहाँ पर हमें जो ये अभ्यास देखने को मिल रहा है, ये आप कह सकते हैं कानूनी फिक्शन हमें देखने को मिल रहा है, कानूनी झूठ के ऊपर, ठीक है, मबनी है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो अभी कोई भी स्टेटस जो अबेंस का नजर आना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर या लॉ ऑफ ट्रीटी के अंदर, वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इंडियाज यूनिलैटरल डिसीजन टू प्लेस 1960 जो हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी है इन अबेंस इज अ लीगल फिक्शन। द टेक्स्ट ऑफ इंडिया कंटेन नो सस्पेंशन और एग्जैक्ट प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 12 सेक्शन 4। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 12 के अंदर भी कोई भी इस तरह की शिक मौजूद नहीं है कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद है प्रीमेच्योर एक्शन जो लिया गया इंडिया की तरफ से, जो वो कह ले कि इंडस वाटर ट्रीटी को क्या क्या सस्पेंड कर दिया गया। डिस्प्यूटेड एलिगेशन क्या है इसको भी देखेंगे। इवन बाय न्यू दिल्लीज ऑपरेशन लॉजिक द डायनामिक फ्रीज वाज enacted prematurely. Every foundation assertion cited by India is actively contested that has never been scrutinized or validated by competent and multilateral court and bilateral forums and neutral legal bodies. जिस बेस के ऊपर इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान को कह लें के इल्ज़ाम लगाए या ब्लेम किया
कि भाई इस वजह से हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, वो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, वो किसी भी कह लें कि जितने भी हमें यहाँ पर कोई कह लें कि लॉ ऑफ ट्रीटीज देखने को मिल रही है उनके अकॉर्डिंग नहीं, जिस तरह हमने पहले भी कहा मल्टीलैटरल कोर्ट्स हैं, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, चाहे उसके बाद अगर देखा जाए ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, ह्यूमन राइट्स लॉ की अगर बात की जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई शक मौजूद नहीं है कि यहां पर इंडिया जो है इस इंडस वाटर ट्रीटी को क्या करता, यहां पर सस्पेंड करता, ठीक है। एक चीज तो ये कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं की गई भाई जो यहां पर कह ले कि कोई एक जगह पर भी हमें चीज मिल जाए कि इस बुनियाद पर जो है किया गया और ये वैलिड है, ठीक है। तो ये चीज नजर नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए पहलगाम कैटलिस्ट की बात की जाए, आर्बिट्रेरी एट्रीब्यूशन ब्लेम, देखें अब पहलगाम कैटलिस्ट की अगर बात की जाए तो ब्लेम क्या लगाया जा रहा है, सबसे पहले अगर देखा जाए इंडिया की तरफ से कि भाई जो है वो कह लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो है पहलगाम अटैक जो है यहां पर हुआ, इसके अंदर जो पीछे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भाई आप जो कह ले कि एक इन्वेस्टिगेशन करवाएं, एक इंक्वायरी करवाएं, ठीक है, जो जिम्मेदार होगा उसको ठहराएं। लेकिन यह कि पाकिस्तान का जो है वो कह ले कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि टेररिज्म की सरपरस्ती करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा अगर देखा जाए तो कभी क्या पाकिस्तान ने निगोशिएशन से इनकार किया है, तो यह भी कहा गया इंडिया की तरफ से कि भाई पाकिस्तान रेडी ही नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कभी रीनिगोशिएट किया जाए या रीनिगोशिएशंस होनी चाहिए, ठीक है। रीनिगोशिएशंस की बात की जा रही तो उल्टा फिर क्या किया जाता है, इन्हीं चीज़ों को आगे सामने रखकर जो है वो क्या किया जा रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए स्ट्रैटेजिकली तौर पर यूज़ किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, ठीक है। एक चीज़ तो ये लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस की अगर बात की जाए भाई, अगर देखा जाए तो 2025 को यहाँ पर FIR हमें देखने को मिली, इसका अगर देखा जाए आज तक साबित नहीं हो सका कि पाकिस्तान इसके पीछे था, पहलगाम अटैक के पीछे, ठीक है। उल्टा दोनों एक दूसरे से वॉर भी लड़के बैठ गए, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो। बाईपासिंग लीगल ड्यू प्रोसेस है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए कोर्ट का वो भी फॉलो नहीं किया गया। यहां तक कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी यहां पर कहा कि जो अभ्यास है जो यहां पर सस्पेंड किया गया इसकी कोई भी हमें यहां पर शिक देखने को नहीं मिल रही, कोई भी जो वैलिड बुनियाद देखने को नहीं मिल रही जिसकी बेस के ऊपर इसको किया गया। अब अगर देखा जाए बाई पासिंग लीगल, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की अगर बात की जाए तो भाई हेल्प होनी चाहिए थी, पाकिस्तान को बोलना चाहिए था कि या दोनों एक पेज के ऊपर आते हैं, निगोशिएशंस करते हैं, भाई ये जो अटैक हुआ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो जिम्मेदार होगा उसको ठहराया जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ओपनली कहा गया कि भाई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर इंडिया की तरफ से तो आपको पता है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, वोट बैंक भी बनाना होता है, तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यह चीज भी है। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर इशूड ऑफिशियल नोटिस जस्ट 48 आवर्स के बाद कि भाई क्लेमिंग सस्टेन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि भाई ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर जो है यहाँ पर सरपरस्ती की जा रही है टेररिज्म की। ब्लेम किसको किया, किसको, यहाँ पर पाकिस्तान को। इस वजह से क्या क्या 48 आवर्स के बाद खत लिखा गया, सिर्फ खत, वो भी वाटर की तरफ से, और यह वाटर जो है वो ऑफिशियल्स की तरफ से। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करते हैं कि भाई आगे जो है आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है या म्यूचुअल असिस्टेंस काउंसिल से कोई राब्ता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा कि भाई आपने जो है वो कह लें कि दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया, इसलिए जो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। इन गुड फेथ आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, सेपरेशन ऑफ ट्रीटी एम्बेड फ्रॉम एक्सटेनियस डिस्प्यूट एक्सटेनियस ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 11, ठीक है। देखें अब आर्टिकल 11 के अंदर अगर बात की जाए तो सिर्फ जो है वो कह ले कि वाटर रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को मेंशन किया गया है, किसी भी कह ले कि यहाँ पर टेररिज्म को लेकर कोई भी शक मौजूद नहीं है। एक चीज तो ये क्लियर है। 12 के आर्टिकल 12 की अगर बात की जाए तो दोनों स्टेट्स की रजामंदी के बगैर जो है वो कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। दो चीजें, आर्टिकल नंबर 12 के अंदर क्या रहेगा आपका कि दोनों रजामंदी के साथ विद कंसेंट के साथ जो है वो तब्दीली कर सकते हैं, रद्दोबदल कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरली कोई भी नहीं कर सकता। इसी तरह 11 के अंदर कहा जा रहा है कि भाई जो इसके अंदर है वो है सिर्फ कह लें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज को जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है, किसी भी टेररिज्म वाली शिक मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए इंडस वाटर ट्रीटी स्ट्रिक्टली कन्फाइंड द टू रिवर इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजिकल एलोकेशन, ठीक है। टेररिज्म एलिगेशंस वगैरह रिगार्डलेस ऑफ सेवरिटी आर लीगली एक्सटेनियस, ये बाहर वाले इश्यूज हैं, यहाँ पर ट्रीटी से बाहर है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मटीरियल ब्रीच ऑफ द वाटर शेयरिंग नेटवर्क, तो ये कभी भी इस तरह के जो वाटर शेयरिंग ये ट्रीटी है इसको वायलेट या
कह ले के ब्रीच नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज तो क्लियर होगी कि टेररिज्म का लेना देना भाई नहीं है, सीधी सी बात। अप्रोप्रिएट मल्टीलैटरल चैनल की अगर बात की जाए तो लेजिटिमेट सिक्योरिटी टू टेररिज्म कंप्लेंट्स बिलोंग इन डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सच एज यूएनओ सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया को क्या करना चाहिए था कि भाई अगर इस तरह का कोई मसला था तो यहां पर जाता यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर जाता भाई ये है, उसके बाद काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उसके पास जाता भाई नहीं देखने को मिली। उसके बाद अगर देखा जाए फैटफ है तो भाई वहां पर नहीं गया, उल्टा क्या किया, यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, अप्रोप्रिएट मल्टी चैनल थे ना, अवेलेबल थे ना, तो इंडिया जा सकता था लेकिन नहीं गया। उसने क्या किया, यहाँ पर तकब्बर की बेस के ऊपर जो है यहाँ पर क्या लेके इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज भी। उसके बाद अगर देखा जाए मिसकॉन्स्ट्रुइंग द रीनिगोशिएशंस मैंडेट की अगर बात की जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो निगोशिएशंस के लिए तैयार ही नहीं है, ये ब्लेम लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। परमिसिव और ऑब्लिगेटरी फ्रेमवर्क इंडियाज असर्शन दैट पाकिस्तान ब्रीच द ट्रीटी बाय डिक्लाइनिंग रीनिगोशिएशंस फेल्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई, इंडिया जो है रीनिगोशिएशंस के में नहीं आया तो इसलिए हम जो है यहां पर इसको अबेंस रख रहे हैं या इसको अभी सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक वायलेशन भी नहीं करा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से 4 लेटर्स लिखे जा चुके हैं कि निगोशिएशंस की बात करता है, मुज़ाकरात की बात करता है, लेकिन वो पेज पर आने की जो वो बात ही नहीं करते। ठीक है, आर्टिकल 12 है यहाँ पर कि स्टेट्स दैट द ट्रीटी में बी मॉडिफाइड बाय म्यूचुअल कंसेंट। आर्टिकल 12 क्या करता है कि यहाँ पर मॉडिफाई किया जा सकता है या रद्दो बदल या चेंज की जा सकती है उस वक्त जब दोनों स्टेट यहाँ पर इसके ऊपर एग्री हो। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ओपन एंगेजमेंट है, तो फैक्चुअली इस्लामाबाद ने कभी भी इनकार नहीं किया कि हम बात नहीं करेंगे, निगोशिएशंस नहीं करेंगे। तो इस तरह की कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिली पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इल्जाम लगाया जा रहा है किसकी तरफ से, इंडिया की तरफ से। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल एजुडिकेशन एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्टांस। तो अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यहां पर क्या बताया कि भाई टेररिज्म के मामले को डिस्कस ही नहीं किया, और जो ये कहा गया कि जिस तरह इंडिया ने सस्पेंड किया ये एक इलीगल है, इंडिया को नहीं करना चाहिए था यूनिलैटरल एक्शन लेकर जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस रखा गया। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या है ऑफ यूनिलैटरल एवोल्यूशन। अब होता क्या है कि एक स्टेट अपने ही अंदाजे के ऊपर ये ब्लेम करती है कि पाकिस्तान जो है मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, निगोशिएशंस के लिए नहीं आ रहा, तो इसकी बेस के ऊपर क्या करता है वो इस यूनिलैटरल एक्शंस जो लिया है उसने इंडस वाटर ट्रीटी को मुआहदा कह लेकर जो मुआहदा है उसको मुअत्तल करने पर रहती। तो ये जो कदम है वो बेसिकली अपने कानूनी जिम्मेदारी और खतरे पर उठाती है जो इंडिया ने किया यहाँ पर। अब इस मामले में जो हमें यहाँ पर कह ले के एक केस स्टडी देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लैंडमार्क गपचिकवो और उसके बाद नागामेरोश की रूलिंग हमें देखने को मिलती है। इसके ऊपर दी गई कि कोई भी स्टेट अपने ही अंदाजे के ऊपर जब किसी दूसरे स्टेट के ऊपर ब्लेम करती है कि वो खिलाफ वर्जी कर रही है और मुआहदे को मुअत्तल करती है तो वो ये कदम बेसिकली कानूनी जिम्मेदारी और खतरे पर उठाती है। ठीक है, ये बात की गई बेसिकली, तो ये इंडिया ने भी ऐसा ही किया यहाँ पर। ठीक है, सप्लीमेंट अवार्ड रीअफर्मेशन की बात की जाए 27 जून 2025 को ट्रिब्यूनल रूल दैट इंडिया यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ अबेंस हैज जीरो लीगल इंपैक्ट ऑन कोर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंस। कि जो यहाँ पर ब्लेम लगाया गया इंडिया की तरफ से कि भाई दहशतगर्दी के नाम पर यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए सस्पेंड किया गया, तो इस चीज़ को उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया, यहाँ तक कि डिस्कस ही नहीं किया इस चीज़ को, और ये करार दिया कि ये इलीगल जो है यहाँ पर सस्पेंशन है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टेस्टिंग इंडिया स्टांस द कोर्ट और आर्बिट्रेशन इशूड सप्लीमेंटल अवार्ड ऑन 27 जून 2025 ट्रिब्यूनल रूल क्या दिया यहाँ पर यूनिलैटरल डिक्लेरेशन अबेंस हैड जीरो लीगल इंपैक्ट ऑन कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंट बाई पासिंग एक्सटेनियस श्योरिटी क्लेम एंटायरली। तो इसको क्या किया कि जो बाहर वाले मामला थे दहशतगर्दी वाले उसको बाईपास कर दिया कोर्ट ने, उसको डिस्कस ही नहीं किया, सिर्फ इसको किया कि यहाँ पर राइट नहीं बनता। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू स्ट्रैटेजिक लेवरेज। अब इंडिया क्या कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए स्ट्रैटेजिक टूल यूज कर रहा है, एज ए वेपन आप कह सकते हैं कि यूज कर रहा है इसको, किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रेशर बिल्ड करके रखना चाहता है। तो ये चीज भी हम देख सकते हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव और एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है पूरे स्टेट लेवल के ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ये इंडस वाटर ट्रीटी हम जो है सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या थी,
वजह कहते हैं कि भाई क्रॉस बाउंड्री अगर देखा जाए तो हमें टेररिज्म का जो है वो खतरा है। हालांकि पाकिस्तान खुद जो है टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है। यूएसए बोल रहा है कि भाई हम पाकिस्तान के स्टैंड कर रहे हैं साथ। यूएनओ बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है अफगानिस्तान की तरफ से मिलिटेंट्स ग्रुप्स की वजह से। टीटीपी का नाम आ रहा है, आईएसए का नाम आ रहा है यहाँ पर। तो पाकिस्तान को ऑलरेडी सिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने ऑपरेशन शबान शुरू कर दिया है। शबान, इससे पहले ऑपरेशन गजबुल इल्हाक तो ऑलरेडी चल ही रहा था, ऑपरेशन शबान भी स्टार्ट कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। और क्या करें, ठीक है, जिसके ऊपर ब्लेम किया सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्ट्राडिक्शन की अगर बात की जाए, ग्लोबल ऑब्जर्वर नोट दैट द कोर इन न्यू दिल्ली पोजीशन, ठीक है, एन एम्बिशियस स्टेट कैंपेनिंग फॉर परमानेंट सीट ऑन। अगर देखा जाए तो एक तरफ आज 65 ईयर हो चुके हैं इस मुआहदे को जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा, उसके अलावा अगर देखा जाए तो परमानेंट सीट की बात करता है अखंड भारत जो है यहाँ पर इंडिया का हमें परमानेंट सीट मिल जाए यूएनओ के अंदर। भाई इंडस वाटर ट्रीटी तो आप डील नहीं कर पा रहे अकॉर्डिंग टू लीगल। अगर देखा जाए जो आपके स्टांस है वो मिलते ही नहीं है, कोई शेक ही नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। वो तो एक अलग मुआहदा है और उसके अंदर जो है रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है वाटर की, ठीक है। लेकिन स्टांस क्या लिया जा रहा है, भाई क्रॉस बाउंड्री जो हमें खतरा है, दहशतगर्द, और जबकि पाकिस्तान खुद है। अब वो भी जो है यहाँ पर जो बार बार एक्विजिशन या ब्लेम लगाया जा रहा था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए अपना एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आज पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत सारा अगर देखा जाए इंटरनली तौर पर तो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है टेररिज्म की वजह से। वो भी क्रॉस बाउंड्री अफगान तालिबान गवर्नमेंट के अगर कंट्रोल नहीं कर रही मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी में यह था कि आर्टिकल आपका 12, 11 और 9 क्या कहता है, स्टांस क्या इंडिया के, वो बिल्कुल भी जो कल के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि नहीं है। आपको आर्टिकल 9 क्या था, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पर आर्टिकल 9 था बेसिकली यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यहाँ पर कायम करना और उसके मुताबिक डील करना। तो वो यहाँ पर हमें सप्लीमेंटल जो अवार्ड देखने को मिला, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो यहाँ पर कायम किए जाते हैं आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि फैसला दिया जाए। तो ये कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर सीए ने बेसिकली अपना जो है फैसला दिया कि भाई ये टेररिज्म वाले मामले को तो उसने बाईपास ही कर दिया, कि बाकी इलीगल करार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सस्पेंड नहीं करना चाहिए, इलीगल करार दिया इन शॉर्ट। लेकिन क्या इंडिया ने उसको फॉलो किया, नहीं किया। यही तो एक तकब्बुर की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में जो हमारे पास टॉपिक बचा है, हमारे पास फ्रेजिलिटी की बात की जा रही है ऑफ इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक बार फिर जो है यूएस और ईरान के दरमियान में स्ट्राइक्स देखने को मिली स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, ठीक है। यहां तक कि यूएसए की तरफ से, ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया था सीज फायर इज ओवर, ठीक है। और जब से यहां पर स्ट्राइक्स स्टार्ट हुई हैं तो सबसे ज्यादा तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा पाकिस्तान की एनर्जी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए एस्केलेशन एंड कोलैप्स ऑफ ट्रूस, ठीक है, सीधा सीधा फ्रेगमेंटेशन ऑफ ट्रूस की बात की जाए, एग्रीमेंट जो हुआ है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। सीज फायर डिक्लेयर्ड वॉर और डिक्लेयर्ड ओवर। USA President Donald Trump announced that the previously brokered ceasefire with Iran is officially over following a week of direct military exchange, ठीक है। डायरेक्ट मिलिट्री हॉस्टिलिटी यहाँ पर की जा रही है एक दूसरे के ऊपर, कमर्शियल जितने भी तजारती शिपिंग है चाहे उनको अटैक किया जा रहा है यहाँ पर दोनों की तरफ से, ईरान और यूएसए की। ट्राइलैटरल डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की अगर बात की जाए, कॉल फॉर रिस्ट्रेंट इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेफरेंस की अगर बात की जाए तो भाई इसको सस्टेन करवाना यहाँ पर। तो तीनों कंट्रीज कौन कौन से यहाँ पर, पाकिस्तान, इजिप्ट और उसके बाद आपका क्या आएगा जो है वो कह लेके कतर, ये तीनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। मेडिएटर है फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, इजिप्ट, कतर। लॉन्च अ जॉइंट डिप्लोमेटिक पोस्ट टू एस्केलेट रीजनल टेंशन थ्रेटनिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं कि भाई एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसको खत्म करना चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस्लामाबाद अगर देखा जाए, जो आपका इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितने पॉइंट्स के, उसके 14 पॉइंट्स थे फ्रेमवर्क के, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा और परमानेंट सीज फायर की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान और कह लें कि ईरान के दरमियान में भी यहाँ पर टॉक्स वगैरह हुई है, ठीक है। तेहरान डिफाइंड सिक्योरिटी पोस्टर, तो यहाँ पर तेहरान की तरफ से कहा गया कि भाई रिटेलिएशन जो है वो हम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। अगर देखा जाए तो यूएसए अगर जो है बाज नहीं आता, तो इस तरह की यहाँ पर दोनों की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर थ्रेट्स है, रेफ्यूजल सरेंडर, तो यहाँ पर कहा कि हम जो है बिल्कुल सरेंडर करने वाला नहीं है, तेहरान की तरफ से कहा गया, ठीक है। स्पीकर है जो यहाँ पर चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बागर कालीबाग की तरफ से यहाँ पर कहा गया, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है यहाँ पर तो यहाँ पर रेजोल्यूशन पास की गई 22 थे 31 डिस्प्यूट, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है रशिया और चाइना ने बेसिकली इसको कहा ये तो इसकी जो वर्थ है वो तो खत्म होगी, इस चीज को भी यहाँ पर कहा। एन इमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेशन रशिया एंड चाइना फॉर्मली ऑब्जेक्टेड टू द मीटिंग आर्गुइंग द रेजोल्यूशन अगर देखा जाए यहाँ पर 2231 विच ओरिजिनली एंडोर्स द यहाँ पर 2015 जो जिससे उपवास साइन किया गया था बेसिकली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, तो वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। ऑब्जेक्शन लगाया यहाँ पर, लीगल डिफेक्ट लीगली खत्म हो चुका है। दिस सेशन ओनली प्रोसीडेड आफ्टर अ नैरो 11 मेंबर। तो 11 मेंबर आपको पता है 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट है और 10 आपके नॉन परमानेंट। तो 15 में अगर देखा जाए तो 11 मेंबर्स ने यहाँ पर आगे प्रोसीजर में हिस्सा लिया, पाकिस्तान ने नहीं लिया, ठीक है, ना ही सोमालिया ने लिया। इंफॉर्मेशन गैप है यहाँ पर यूएन अंडर सिक्योरिटी जनरल यहाँ पर राजमरी डाई कार्लो की बात के वार्न दैट रिसेंट यूएसए इजराइल एयर स्ट्राइक्स हैव कॉज्ड सीवियर लॉस्ट कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज, ठीक है। उसका रिगार्डिंग ईरान न्यूक्लियर साइट्स रेंडरिंग इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी नियर द इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ईरान की तरफ से जो कल के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर इंस्पेक्शन करनी थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एटॉमिक एनर्जी है उसके इंस्पेक्टर्स आने थे, तो यहाँ पर जो है राजी भी हुए। अब ये जो 21 जून को जो है वो कल के लेक ल्यूसरन के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर बेसिकली जो हमें मीटिंग नजर आती है, तो बर्गन स्टॉक के अंदर बेसिकली, तो वहाँ पर कहा जाता है कि ईरान ने इजाज़त दी है कि भाई जो जितने भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी साइट्स हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की साइट से तो इंस्पेक्शन यहाँ पर जो है वो कल के की जा सकती है। और कौन करेगा? एटॉमिक एनर्जी के इंस्पेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि दोनों यहाँ पर यूएस और इजराइल मिलकर क्या कर रहे हैं, फिर स्ट्राइक्स शुरू हो गए यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। तो ये मामला हमें फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप ये सिर्फ एनालिसिस लें, बाकी चीज़ों को ये नोट करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वोकैब के, ठीक है, तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहने वाला है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मींस क्या रहा है? एंजाइटी और फियर अबाउट समथिंग मे हैपन, आल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। होता है क्या कि किसी चीज के रूनुमा होने का डर रहना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सिमिलर मीनिंग एंजाइटी या फियर, ऑपोजिट क्या बनेगा? कॉन्फिडेंस या रीअश्योरेंस आप बोल सकते हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? बर्सरिक। बर्सरिक बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, वाइल्डली वायलेंट, ठीक है, अनकंट्रोलेबली एंग्री और इरेशनल, हद से ज्यादा गुस्से में आ जाना या बेकाबू हो जाने को बोला जाता है। फ्रेंजीड बोल सकते हैं या एनरेज्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा? काम। उसके बाद कंपोज्ड, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा एक्सटेनियस। एक्सटेनियस मींस होता है हद से ज्यादा बढ़ जाना या बाहर आउटसाइड से आना या बाहर वाली साइड से, ठीक है। तो इररिलेवेंट या कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, तो बाहर वाली साइड से आना, या नॉट एसेंशियल जो लाजमी नहीं होता। इररिलेवेंट या सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं, ऑपोजिट क्या बनेगा? इररिलेवेंट या एसेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सटेनियस बाहर से आने वाले को बोला जाता है, ठीक है। एंटी डिलुवियन का मतलब होता है, एंटी डिलुवियन का मतलब होता है बेसिकली एक्सट्रीमली ओल्ड, नहायत ही पुराना। फरसूदे को बोला जाता है, जो फरसूदा होता है उसको बोल सकते हैं आउटडेटेड या बिलोंगिंग टू अ वेरी एंशिएंट टाइम, ठीक है। उसके बाद पुराने दौर का बोल सकते हैं, कदीम बोल सकते हैं, एंशिएंट या आर्कियाइक, ऑपोजिट क्या बनेगा? मॉडर्न या कंटेम्परेरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? क्लैमर। क्लैमर बहुत इजी वर्ड है, अ लाउड और कंफ्यूज नॉइज्ड आर अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिमांड। होता क्या है? शोरगुल को बोला जाता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा करना, ठीक है। अप्रोर या आउट क्राई, चीखना चिल्लाना, ऑपोजिट क्या बनेगा? साइलेंस या काम आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर मॉकश। बहुत इजी वर्ड है, ओवरली सेंटिमेंटल इन वीक एग्जैचुरेटेड वे। तो होता है क्या कि हद से ज्यादा जज्बाती को बोला जाता है या बनावटी को बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो सेंटिमेंटल या सोपी, ऑपोजिट क्या बनेगा? अनसेंटिमेंटल या रेस्ट्रेंड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप लाजमी नोट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा यहाँ पर ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मींस क्या रहेगा? स्लो टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल जो है वो कह लें कम फैम को बोला जाता है, जो जल्दी से नहीं समझ पाता, लैकिंग शार्पनेस या इंटेलिजेंस, अकल की कमी आप कह सकते हैं, ठीक है। डल या इनसेंसिटिव, ऑपोजिट क्या बनेगा? परसेप्टिव या इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा अनफेदमेबल का मतलब क्या रहेगा? बेसिकली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको बिल्कुल समझा ना जा सके, ना काबिल फहम बोल सकते हैं आप, ठीक है, ना जिसको मैयर किया जा सके मुकम्मल तौर पर। इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोल सकते हैं या इनस्क्रूटेबल, ऑपोजिट क्या बनेगा? अंडरस्टैंडेबल या कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट क्या है? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब जालसाज या धोखा देने वाले को बोल सकते हैं। पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन, ठीक है, जो बहाना करता है यहाँ पर, या भेस बदलने वाले को बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू डिसीव, ताकि धोखा दिया जा सके। फ्रॉड या प्रिटेंडर, ऑपोजिट क्या बनेगा? जेन्युइन पर्सन या ऑथेंटिक इंडिविजुअल। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, टू डिस्प्ले समथिंग प्राउडली, शान और शौकत दिखाने वाले को बोला जाता है यहाँ पर, शोबाजी मारना।
ऑस्टेंशियसली बोल सकते हैं, ऑफन टू अट्रैक्ट अटेंशन, ठीक है, डिस्प्ले और पैरेड बोल सकते हैं। पैरेड ऑपोजिट क्या बनेगा, कंसील या हाइड, छुपाना। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।